So good morning friends, welcome to PD classes. Today a very important session for all those who are preparing for हिंदी टीचर इंटरव्यू. आई होप आज का सेशन हमारे स्टूडेंट्स के लिए जो टीचर्स बनना चाहते हैं उनके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा. तो इन फ्रंट ऑफ मी सुनोद, राइट? जी सर. सुनोद मैं मिलाना चाहूंगा चितरंजन से. चितरंजन इज फ्रॉम बिहार एंड सुनोद इज फ्रॉम राजस्थान एंड नेक्स्ट वी हैव मुक्ता. शी इज ऑल्सो गोइंग टू टेक योर इंटरव्यू. ओके, सो सुनोद, सबसे पहले तो मुझे कुछ अपने बारे में बताइए. आप हिंदी की टीचर हैं तो हमें अपना इंट्रोडक्शन दीजिए प्लीज. सर, मेरा नाम सुनोद है. मेरे नाम का अर्थ सम्मान करना. मैं अपने नाम के अर्थ के एकदम अनुकूल हूँ. मेरा मानना है कि हमें छोटे और बड़ों दोनों को रिस्पेक्ट देनी चाहिए. मैं गंगानगर डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करती हूँ, जिसे राजस्थान का अन्न भंडार भी कहा जाता है. मैंने स्नातक और बीएड दोनों एक ही यूनिवर्सिटी महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी बीकानेर से उत्तीर्ण की है. और मेरी हॉबीज़ हैं वो योगा करना, कविताएं पढ़ना और कविताएं सुनना है. मुझे 4 वर्ष का विद्यालय में पढ़ाने का अनुभव भी है और मैं एक वर्सेटाइल गर्ल हूँ जो अपने आप को हर किसी माहौल में एडजस्ट कर लेती हूँ. और मेरा एम है कि मैं अन्वेष जैसी संस्था में कार्य करूँ और मेरी स्ट्रेंथ यह है कि मैं एक ईमानदार, कर्तव्यनिष्ठ और आशावादी पर्सन हूँ. मेरे अंदर सभी को साथ में लेकर आगे बढ़ने की भावनाएं हैं जिनका श्रेय मैं कभी खुद नहीं रखती. मैं एक प्रसन्नचित्त गर्ल हूँ जो अपने माहौल में हर किसी को दुखी नहीं देख सकती. ओके, चलिए मैं सबसे पहले तो चितरंजन को कहूँगा. हाँ, ये भी हिंदी के ही है, तो मैं चाहूँगा हिंदी सब्जेक्ट से रिलेटेड ये कुछ क्वेश्चंस आपसे पुटअप करें. चितरंजन, हैव योर क्वेश्चंस प्लीज. मैम, आप राजस्थान से हैं तो राजस्थान के किन्हीं 4 कवियों या लेखकों का नाम बताइए. जी सर. राजस्थान में एक तो मीराबाई कवित्री हुई है और ऋतुराज, सुंदरदास और नवयुवक के कवि है वो कुमार विश्वास. बढ़िया. क्या आप प्रगतिवाद की समय सीमा जानती हैं? वो कब से कब तक है? जी सर, 1936 से 1943 तक. किन्हीं 2 प्रगतिवादी कवियों का नाम बताइए. सर, दिनकर, रामधारी सिंह दिनकर और कुंवर नारायण. जी मैम, ज़्यादा अच्छा होता आप नागार्जुन, त्रिलोचन आदि कवियों को कहते. स्पेशल रीजन उनका नाम लेने का? वो ज़्यादा फेमस और जी ज़्यादा प्रगतिवादी रचना को ज़्यादा लिखा है. ओके. और प्रतिनिधि कवियों के तौर पे ये प्रगतिवाद के माने जाते हैं. ओके, स्वर और व्यंजन में क्या अंतर है? सर, स्वर वे ध्वनियाँ होती हैं जिनका उच्चारण करने में हमें किसी अन्य ध्वनियों की सहायता की आवश्यकता नहीं पड़ती. और व्यंजन वे ध्वनियाँ होती है जिनका उच्चारण करने में हमें स्वर ध्वनियों की आवश्यकता पड़ती है. ओके. और द्वित्व व्यंजन और व्यंजन गुच्छ के बारे में बताइए. सर, द्वित्व व्यंजन वे होते हैं जिनमें वे वर्ण, वे शब्द में प्रथम वर्ण तो स्वर रहित होता है और वही वर्ण जो बाद में स्वर सहित होता है उसे द्वित्व व्यंजन भी कहा जाता है, युग्मक व्यंजन भी कहा. जैसे मैं उदाहरण के माध्यम से बताऊंगी. जैसे बच्चा है, बच्चा में पहले च है वो स्वर रहित है और वही दोबारा वही वर्ण च स्वर सहित है. जैसे बच्चा, कच्चा, पक्का. और सर दूसरा क्या पूछा? व्यंजन गुच्छ. सर, व्यंजन गुच्छ में क्या होता है कि इसमें वही शब्द होता है, शब्द में जो स्वर रहित व्यंजन होता है उससे पहले वही वर्ण स्वर सहित होना चाहिए. सेम वर्ण नहीं होता सर. जैसे पंक्ति है, शिष्य है, शिष्ट है. सर, इसमें जैसे शिष्य शब्द कहा मैंने, श से पहले जो श है उसमें स्वर सहित है वो, और श के बाद में जो दूसरा स है वो स्वर रहित है. ओके. अब मुझे तत्सम और तद्भव शब्दों के बारे में बताइए. जी सर. सर, तत्सम शब्द वो होते हैं जो हिंदी के मूल शब्द होते हैं जिन्हें हिंदी में ज्यों के त्यों अपना लिए गए. जैसे सर क्षेत्र है, अटालिका है, वर्ण शब्द हैं. और सर तद्भव शब्द वो होते हैं जिनका हिंदी में प्रयोग करते समय उनका उच्चारण कर लिया गया, उच्चारित कर दिया गया, उनका रूप परिवर्तन कर दिया गया. जैसे सर जीभा को जीभ, अक्षी को आँख और हस्त को हाथ. ओके. और जीवनी और आत्मकथा में क्या अंतर होता है? जी सर. सर, जीवनी वो होती है जो किसी कवि के द्वारा एक विशिष्ट महान या विशिष्ट व्यक्ति की जो संपूर्ण जीवन को पूर्ण कार्यबद्ध तरीके से उनकी महत्वपूर्ण घटनाओं को लिखना. और सर आत्मकथा वो होती है जिसके अंतर्गत व्यक्ति स्वयं की कथा को लिखता है, जीवन कथा को लिखता है, उसे आत्मकथा कहा जाता है. मुक्ता, यू कैन हैव योर क्वेश्चन प्लीज. सो मैम, क्रिया के बारे में आप क्या जानते हैं? जी मैम. क्रिया शब्द से पता चलता है कि क्रिया का अर्थ होता है करना, कार्य को करना. कि जिस शब्द से किसी काम का होना या करना पाया जावे या जिस शब्द से किसी काम के होने या करने की पूर्णता या अपूर्णता का बोध हो उसे क्रिया कहते हैं. जैसे उदाहरण के माध्यम से बताऊंगी तो आकाश में पक्षी उड़ रहे हैं तो पक्षी उड़ने की क्रिया कर रहे हैं. वैसे
धूप में कपड़े सूख रहे हैं और विद्यार्थी मैदान में खेल रहे हैं, घोड़ा तेज दौड़ रहा है। अच्छा, मुझे ये बताइए, आप हिंदी के टीचर क्यों बनना चाहते हैं? जी सर मेरी हिंदी पढ़ने की रुचि बचपन से रही है, क्योंकि हिंदी एक इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। मैंने हमेशा हिंदी में अच्छे मार्क्स प्राप्त किए हैं। वैसे सर मैं 8th क्लास में थी तब हमारी हिंदी के एक मैडम हुआ करते थे। वो बड़े मनोरंजक तरीके से अच्छे पढ़ाते थे। उनका पढ़ाने का तरीका सबसे अलग था। सर वो कविताएँ पढ़ाते थे, बड़े लय ताल सुर के साथ में गा कर पढ़ाया करते थे। तो सर उनसे मैं प्रभावित हुई। मैंने उसी दिन से डिसाइड कर लिया मैं भी बड़ी होकर हिंदी की शिक्षिका ही बनूंगी। वैसे सर साहित्य समाज का दर्पण होता है और साहित्य के माध्यम से हम साहित्य में गद्य के माध्यम से, कभी कभी कविताओं के माध्यम से हम जीवन जीने के तरीके को जान पाते हैं कि जीवन को कैसे जिया जाए। तो कुछ कविता आप हमें बताइए कि आप किस तरीके से गाकर पढ़ाएंगी। कोई ऐसी कविता आपने बहुत अच्छी अपनी तैयारी करी हो? जी सर मैं गिरिराज किशोर की कविता है वो बताना चाहूँगी। ओके। मैं तूफानों में चलने का आदी हूँ, तुम मत मेरी मंजिल आसान करो। मैं तूफानों में चलने का आदी हूँ, तुम मत मेरी मंजिल आसान करो। है फूल रोकते, कांटे मुझे चलाते, मुरुस्तल पहाड़ चलने की चाह बढ़ाते। सच कहता हूँ जब मुश्किलें ना होती हैं तब मेरे पग चलने में भी शर्माते। मेरे संग चलने लगे हवाएं जिससे, तुम पथ के कण कण को तूफान करो। मैं तूफानों में चलने का आदी हूँ, तुम मत मेरी मंजिल आसान करो। मैं पंथी तूफानों में राह बनाता, मेरा दुनिया से केवल इतना नाता। वह मुझे रोकती है अवरोध बिछाकर, मैं ठोकर उसे लगाकर बढ़ता जाता। मैं टुकरा सकूं तुम्हें भी हंसकर जिससे, तुम मेरा मन मानस पासान करो। मैं तूफानों में चलने का आदी हूँ, तुम मत मेरी मंजिल आसान करो। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलिए मुझे बताइए, बीसलदेव रासों के रचयिता कौन है? जी सर, बीसलदेव रासों के रचयिता नरपति नाहले हैं और इसमें 128 छंद है और बीसलदेव रासों के 4 भाग हैं, जिसमें प्रथम खंड में तो बीसलदेव रासो राजमती के विवाह का वर्णन किया गया है और द्वितीय खंड में बीसलदेव रासो वो राजमती से नाराज होकर 1 वर्ष के लिए उड़ीसा चले जाते हैं और जो तीसरा खंड है उसमें राजमती के वियोग का वर्णन किया गया है और इसमें बीसलदेव रासो वापस भी अपने गाँव वापस लौट आते हैं। इसके साथ साथ इसके साथ साथ चौथे खंड के अंतर्गत राजमती है वो अपने पीहर चली जाती हैं तो बीसलदेव रासो उनसे मायके से लेने के लिए वापस ले आता है। ओके, अमीर खुसरो के बारे में बताइए। जी सर अमीर खुसरो का जन्म एटा जिला के पटियाली गांव में हुआ और सर इनका जो मूल नाम है वो अब्दुल हसन या अबुल हसन माना जाता है। सर अमीर खुसरो को खुसरो सुकून की उपाधि दी गई है जो उन्हें मात्र 11 वर्ष की आयु में उनके गुरु ख्वाजा इजुद्दीन के द्वारा दी गई थी। तो सर अमीर खुसरो को हिंदू और मुस्लिम संस्कृति का समन्वित कवि भी माना जाता है और सर इनके साथ साथ इन्हें खड़ी बोली का प्रथम कवि भी माना जाता है और साहित्य में सर सबसे पहले मनोरंजनात्मक जो काव्य लिखा वो अमीर खुसरो ने ही लिखा। सर इनकी कुछ पंक्तियां प्रसिद्ध है वो मैं बताना चाहूँगी। एक थाल मोती से भरा सबके सर पर औंधा धरा, एक थाल मोती से भरा सबके सर पर औंधा धरा, चारों ओर वह थाल फिरे मोती एक ना गिरे। वेरी गुड। चलिए मैं चाहूँगा चितरंजन से, यू आर ऑल्सो हिंदी टीचर, तो आप पूछ सकते हैं बिल्कुल क्वेश्चंस। आपके प्रिय कवि या लेखक कौन है? मेरे प्रिय कवि है वो कबीरदास है। कबीरदास की किन्हीं 2 रचनाओं का नाम बताइए। कबीरदास की रचनाओं के बारे सर कबीरदास की जो उनका सर उनका शिष्य है अंगबधु रजब जी, उन्होंने उनकी रचनाओं का संकलन अंगबधु नाम से किया है। कबीरदास की कोई एक दोहा बताइए। जी सर कबीरदास का मानना है कि आत्मा और परमात्मा दोनों एक ही है। उन्होंने ये माना है कि आत्मा में ही परमात्मा का निवास करता है, परमात्मा में ही आत्मा का निवास करता है। जैसे मैं पंक्ति के माध्यम से बताना चाहूँगी, जल में कुंभ कुंभ में जल, जल में कुंभ कुंभ में जल, बाहर भीतर पानी, फूटा कुंभ जल जल ही समाना तत्कयो ज्ञानी। उनका मानना है कि जल के अंदर तो घड़े में जल है और जल के अंदर घड़ा है, दोनों में जब जैसे घड़ा फूटता है तो जल जल के भीतर ही समा जाता है। उसी प्रकार आत्मा और परमात्मा दोनों अलग अलग नहीं है, जैसे आत्मा परमात्मा के अंदर जाकर ही विलीन हो जाती है। वेरी गुड। हिंदी साहित्य में वास्तविक इतिहास लिखने का प्रयास किसने किया? जी सर, हिंदी साहित्य में वास्तविक इतिहास लिखने का प्रयास गारसादे तासी ने किया। उनका प्रथम इतिहास है वो द इस्तवार द लिटरेचर इंदो ये हिंदुस्तानी, उनके ग्रंथ का नाम है। आप एनवीएस में टीचर क्यों बनना चाहते हैं? जी सर, कोई स्पेशल रीजन? एनवीएस के ही टीचर क्यों बनना चाहते हैं आप? सर एनवीएस विद्यालय आवासीय होते हैं
जो सर जैसे हम सब जानते हैं कि अन्य विद्यालय होते हैं वो आवासीय होते हैं। जी। एक महिला होने के नाते मैं मानती हूँ कि महिलाओं के लिए सबसे बेहतरीन होते हैं। इनके साथ साथ सर इसमें पूरे भारत की संस्कृति को मद्देनजर रखते हुए कार्यक्रम करवाए जाते हैं और हमें पूरे भारत में घूमने के भी अवसर मिलते हैं। और सर इनके साथ में इसमें 3 लैंग्वेज को भी अपनाया जाता है। 2 साल के बाद में 2 वर्ष कंप्लीट होने के बाद में दूसरे देश में भेजा जाता है। यानी कि आपको इनके ऑब्जेक्टिव्स के बारे में आइडिया है? जी सर। बताइए इनके ऑब्जेक्टिव्स। टू प्रोवाइड नेशनल इंटीग्रिटी, टू प्रोवाइड नेशनल इंटीग्रिटी, Very good. टू प्रोवाइड गुड क्वालिटी ओके। मॉडर्न एजुकेशन, टू बिल्कुल। प्रोवाइड 3 लैंग्वेज फॉर्मूला। आप तो हिंदी की लेक्चरर है भाई, हिंदी में बताइए। जी सर। हाँ जी। सर एनवीएस में रूरल एरिया के प्रतिभाशाली बच्चों को शिक्षा दी जाती है। Okay. इनके साथ साथ इसमें भारतीय संस्कृति और परंपराओं से बच्चों को अवगत करवाने के लिए इन्हें पाठ्यचर्या में शामिल किया जाना चाहिए। Okay. इनके साथ साथ इनमें 3 लैंग्वेज फॉर्मूला को अपनाया गया है, Right. जिसमें कक्षा 6 से 8 तक के बच्चों को क्षेत्रीय भाषा यानी मातृभाषा में शिक्षा दी जाती है। इससे ऊपर के क्लासेज में बच्चों को हिंदी और इंग्लिश दोनों में शिक्षा दी जाती है। इनके साथ साथ इसमें राष्ट्रीय एकता और सामाजिक भावनाओं को बनाए रखने के लिए एनवीएस जैसी संस्थाओं में बच्चों को एक जगह से दूसरी जगह पर भी भेजा जाता है। और सर एनवीएस जैसी संस्था है वो एनवीएस है वो एक अच्छे शिक्षकों की नियुक्ति के लिए केंद्रीय संस्था के रूप में कार्य कर रही है। चलिए मुझे ये बताइए, हरडेवाणी रचना किस संत कवि की है? जी सर हरडेवाणी रचना है वो दादू दयाल की है, लेकिन इसके जो संपादक करता है वो है संत दास और जगन्नाथ दास। ओके। सिद्ध साहित्य के बारे में थोड़ा बता सकते हैं? जी सर। बताइए। सर सिद्ध साहित्य में बौद्ध धर्म के वज्रयान तत्वों का प्रचार करने के लिए इनका जो साहित्य रचा गया है वो जन भाषा में यानी लोक भाषा में रचा गया है। ओके। और मैथिली शरण गुप्त को किस रचना के कारण राष्ट्रकवि की उपाधि दी गई थी? जी सर मैथिली शरण गुप्त को उनकी रचना है भारत भारती, जिनके कारण उन्हें राष्ट्रकवि की उपाधि दी गई क्योंकि वो राष्ट्रीय भावनाओं से ओतप्रोत रचना है। इसलिए सर उन्हें जब उन्होंने भारत भारती की रचना की 1912 में, तब उन्हें जेल भी जाना पड़ा। तो उनकी रचना से प्रभावित होकर महात्मा गांधी ने काशी में उन्हें 1936 में राष्ट्रकवि की उपाधि दी थी। वेरी गुड। हिंदी साहित्य में रीतिकाल के राष्ट्रकवि किसे कहा जाता है? जी सर हिंदी साहित्य में रीतिकाल के राष्ट्रकवि भूषण को कहा जाता है, जिनका जन्म 1613 ईस्वी में तिकुआपुर में हुआ। सर ये वीरस के कवि हैं। जैसे सर एक दोहा बताना चाहूंगी। ऊंचे गोर मंदिर के अंदर रहने वाली, ऊंचे गोर मंदिर के अंदर रहती है, कंदमूल भोग करे, कंदमूल भोग करे, 3 बेर खाती थी वो 3 बेर खाती है, भूषण शिथिल अंग, भूषण शिथिल अंग, विजन डुलाती वो विजन डुलाती है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अच्छा आप मुझे ये बताइए कि एक टीचर में क्या गुण होना चाहिए आपके हिसाब से, क्या क्या क्वालिटीज उसमें होनी चाहिए? जी सर एक टीचर को अपनी जिम्मेदारियों के बारे में पता होना चाहिए। सर उन्हें अपने सब्जेक्ट का ज्ञान भी होना चाहिए। इसके साथ साथ सर टीचर को स्टूडेंट्स की साइकोलॉजी के बारे में पता होना चाहिए। सर एक माँ होती है जो बच्चे को जन्म देती है, शिक्षक का दायित्व बनता है कि वह उसमें अच्छी क्वालिटीज़ दे। इनके साथ साथ सर एक जो बच्चा होता है, स्टूडेंट होता है, वो एक गिल्ली मिट्टी के समान है। जो टीचर होता है वो उस कलाकार के समान है, वो जो जिस रूप में चाहे वैसे उसी रूप में ढाल सकता है। जैसे उसे वह एक ईश्वर भी बना सकता है, वह चाहे तो उसे शैतान भी बना सकता है। और सर इसके साथ मेरा यह मानना भी है, एक शिक्षक का दायित्व इतना ही नहीं होता कि शिक्षा देना, पढ़ाई करवाना या होमवर्क देना। सर उन्हें उनका सर्वांगीण विकास करने का भी दायित्व बनता है, उन्हें अच्छे संस्कार देने का भी उनका दायित्व बनता है। तो मेरा जैसे सर शिक्षक एक समाज का दर्पण होता है कि जिस प्रकार दर्पण के सामने हम खड़े होते हैं तो अपने प्रतिबिंब को देख पाते हैं, उसी प्रकार से एक शिक्षक होता है, वो समाज में फैली बुराइयों को, कुरीतियों को देखता है और समाज के सामने रखकर उनकी बुराइयों को दूर करता है, दूर करने का प्रयास करता है, दूर करता भी है। और शिक्षक को राष्ट्र का निर्माता भी माना जाता है, क्योंकि एक शिक्षक की शिक्षा के आधार पर डिपेंड करता है, निर्भर करता है कि बच्चे बड़े होकर क्या बनेंगे। बहुत अच्छा, वी आर रियली प्राउड ऑफ यू। मुझे ये बताइए आपकी स्ट्रेंथ और वीकनेस क्या है, स्ट्रॉन्ग पॉइंट और आपकी कमजोरी क्या है? सर मेरा स्ट्रॉन्ग पॉइंट ये है कि मैं एक ईमानदार, कर्तव्यनिष्ठ और आशावादी पर्सन हूँ। ये क्वेश्चन हमको व्यूअर्स से पूछना चाहिए कि व्यूअर्स अपनी कमजोरी क्या बताएंगे, तो कमेंट बॉक्स में भाई हम व्यूअर्स को बोलेंगे कि अपनी कमजोरी लिखिएगा, और अगर हमें जस्टिफाइड लगी तो हम उसको ओके भी करेंगे, और अगर नहीं लगी तो हम आपको ये भी बताएंगे कि कमजोरी आप बिल्कुल भी मत बताना, क्योंकि कुछ लोग बहुत बड़ी कमजोरी बता देते हैं जो कि गलत होती है। हार्डली आपको भी 3 डेज हुए हैं, चित्तरंजन को तो 1 ही डे हुआ है, कैसा फील कर रही हो आप? सर मैं अच्छा फील कर रही हूँ। ओके, कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ रहा है आपका? जी सर। ओके, जो आप फर्स्ट डे आए थे, जब आप इंट्रोडक्शन दे रहे थे और आज आप दे रहे हो, देयर इज अ डिफरेंस? सर बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ गया सर। पहले दिन तो मेरे में कॉन्फिडेंस बिल्कुल भी नहीं था, बिल्कुल भी डाउन था सर, मैं अपना इंट्रोडक्शन भी नहीं बता पा रही थी। और आज सर मेरे में थोड़ा सा। वेरी गुड, प्राउड ऑफ यू रियली।
मुझे बहुत अच्छा लगा आपका जो लेवल ऑफ इंक्रीज है, रियली प्राउड ऑफ यू। कि बेटा डेफिनेटली गेट सिलेक्टेड, शाबाश।